हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं कौशल्या कुमारी, टीजीटी इकोनॉमिक्स, GM+2 हाई स्कूल, रामगढ़। बच्चों, आज हम क्लास 9th के अर्थशास्त्र में अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोभ। और इस अध्याय में संसाधन के रूप में लोभ में हम यह जानने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयत्न करेंगे कि जो मानव है वह किस प्रकार मानव संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है, किस प्रकार एक मानव जो है वह मानव संसाधन बनता है, किन चीज़ों में हम ध्यान देंगे, किन चीज़ों में हम निवेश करेंगे जिससे एक मानव संसाधन बनता है, किन चीज़ों में हमें निवेश करना है, किन में हम ध्यान देंगे। ये सब बातों के ध्यान रखने से एक मानव संसाधन बनेगा। सरकार के द्वारा बहुत ऐसे प्रयास किए जाते हैं। बच्चों, आप सभी को शिक्षा दिलाई जाती है। शिक्षा दिलाने के लिए आपको स्कूलों और कॉलेजों में भेजा जाता है। आपकी शिक्षा या साक्षरता के साथ साथ आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। सरकार के द्वारा आप सभी को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह उपलब्ध कराई जाती है। विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास के द्वारा सरकार यह प्रयास करती है कि अपने देश के लोगों को, अपने देश की जनसंख्या को इस योग्य बनाया जा सके या इस योग्य बनाए ताकि वह देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। हमारे यहाँ मंत्रालय हैं, जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इन मंत्रालयों के माध्यम से सरकार जो है यह प्रयास करती है कि आप सभी को सभी बुनियादी सेवाएं प्रदान करें और आप सभी को इस योग्य बनाया जा सके कि आप देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। किसी भी देश का विकास, चाहे वो कोई भी देश हो, किसी भी देश का विकास उस देश की जनसंख्या के कौशल के विकास पर निर्भर करता है, उस देश की जनसंख्या के प्रशिक्षण पर, उसकी कुशलता पर, उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। और जिस देश की जनसंख्या जितनी अधिक योग्य होगी, जितनी अधिक कुशल होगी, जितनी अधिक प्रशिक्षित होगी, वह देश उतना ही आगे बढ़ेगा, वह देश उतना ही अधिक उन्नति करेगा और वह देश उतना ही अधिक प्रगति करेगा। और जिस देश के लोग जितने अयोग्य होंगे, जितने कम कुशल होंगे, जितने अप्रशिक्षित होंगे, वह देश उतना ही पिछड़ा हुआ रहेगा, उतना ही पीछे रहेगा, उतना ही कम उन्नति वो करेगा। ये सब बातें हम संसाधन के रूप में लोग अध्याय में पढ़ेंगे। साथ में बच्चों, इस अध्याय में आप सभी को ये बातें भी समझ में आ जाएगी कि क्यों आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, या क्यों आपके माता पिता आपका इतना ध्यान रखते हैं, क्यों आप पर इतना पैसा खर्च किया जाता है, क्यों आपके स्वास्थ्य पर इतना ध्यान रखा जाता है। कभी कभार ऐसा होता होगा बच्चों, जब आप छोटे होंगे तो हो सकता है आपको स्कूल जाने का मन ना करता हो, लेकिन फिर भी आपके माता पिता आपको ज़बरदस्ती स्कूल भेज देते हो। उस समय लगता होगा कि पता नहीं क्यों हम पे इतना ध्यान दिया जाता है, क्यों पढ़ाया जा रहा है और क्यों हम पे इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। तो ये सब बातें इस अध्याय में आपको समझ में आ जाएगी। संसाधन के रूप में लोग, इसमें हमें ये समझना है, उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होता है, और एक होता है मानव संसाधन। इस अध्याय में हमें यह देखना है कि एक जो मानव है
वह किस प्रकार मानव संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है, किस प्रकार उसे मानव संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि एक व्यक्ति है, बहुत ही गरीब व्यक्ति है और बहुत मुश्किल से वो अपने परिवार का भरण पोषण या गुजारा जिसको कहते हैं वो कर पाता है। उसका एक बच्चा है, बेटा है, तो वह अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल में दाखिला करवाता है। वह गरीब व्यक्ति अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करता है, उसकी ड्रेस वगैरह, किताब कॉपी, स्कूल की फ़ीस, मतलब सारे खर्चों का वो अरेंज करता है। उसका बच्चा भी धीरे धीरे पढ़ने लिखने लगता है, कॉलेज में पहुंच जाता है और उसके जो पिताजी हैं, गरीब पिताजी, वो कर्ज लेकर उस बच्चे को पढ़ाते हैं, उसके पढ़ाई को जारी रखते हैं। पढ़ाई उनका जारी रहा। कुछ वर्षों के बाद उसका जो बेटा है वह डॉक्टर बन जाता है और डॉक्टर बनने के बाद अपना एक क्लिनिक खोलकर उसमें प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है तो अच्छा खासा वो पैसा कमाने लगता है और अपने पिताजी का जो गरीबी है उसको क्या करता है, वो दूर कर देता है। तो बच्चों, इस उदाहरण में हम क्या देखते हैं कि एक जो गरीब पिता है वह अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है, उसके अच्छे से केयर करता है, उसके सारे चीज़ों का देखभाल करता है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करता है। तो वह जितना पैसा वो खर्च किया वह एक निवेश की तरह हो गया और वह जो निवेश है उसके बेटे के डॉक्टर बनने के बाद ब्याज सहित उसका पैसा वापस सारा लौट गया। आप सभी में भी बहुत लोग निवेश करते होंगे, आप थोड़ा निवेश करते हैं, उसमें कुछ समय बाद उसमें कुछ प्रॉफिट लाभ जुड़ जाता है और कुछ समय के बाद आप सभी उस पैसे को लाभ सहित निकाल लेते हैं। उसी तरह जब आप पर पैसा खर्च किया जाता है, आपकी परवरिश पर खर्च किया जाता है, आपके देखरेख पर खर्च किया जाता है, तो वह भी एक निवेश की तरह है और एक समय के बाद वह ब्याज सहित, सूद सहित, लाभ सहित वह पैसा वापस लौट जाता है और इससे न सिर्फ आपको फ़ायदा होता है, व्यक्तिगत तौर पे आपको फ़ायदा होता है, बल्कि इससे समाज को भी फ़ायदा होता है और देश को भी फ़ायदा होता है। एक बच्चा जिसका हम उदाहरण लिए थे, जो पढ़ लिख के डॉक्टर बना, वह व्यक्तिगत तौर पे अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा किया, अपने पिताजी को जो उनकी गरीबी थी उनको दूर किया, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा किया, तो उसे व्यक्तिगत तौर पे लाभ तो हुआ, साथ ही समाज के जो लोग अस्वस्थ थे उनका उस डॉक्टर ने इलाज किया और इलाज करने से उससे समाज को लाभ हुआ और अपनी आय में से जिसने वो पैसा वो कमाया तो उसमें कुछ हिस्सा उसने टैक्स के रूप में, कर के रूप में दिया। तो वह जो बच्चा जो डॉक्टर बना तो उसने देश के विकास में भी अपना योगदान दिया और राष्ट्रीय आय में भी अपना उसने योगदान दिया। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा जो डॉक्टर बना उससे कई स्तरों पर फ़ायदा हुआ। गरीब पिता जिसने अपने बच्चे पर निवेश किया, पैसा खर्च किया और कुछ समय के बाद उसका सारा पैसा उसके डॉक्टर बनने के बाद क्या हुआ, ब्याज सहित लौट गया। तो ये होता है मानव संसाधन। मानव जो संसाधन होता है, तो संसाधन के रूप में लोग में जैसे एक जो मानव संसाधन है वो जितना अच्छा होगा, कहने का मतलब है कि जितना उत्कृष्ट होगा वो मानव संसाधन, उतना ही अच्छा वो प्रतिफल देगा, उतना ही अधिक वह पैसा कमाएगा और उतना ही अधिक वह देश के विकास में क्या करेगा, अपना वह योगदान देगा। मान लीजिए अगर एक दिहाड़ी मजदूर है तो वह दिन का 300 या 400 रुपये कमा लेता है, तो देश के विकास में वो मात्र उतना ही योगदान दे पाएगा। और अगर कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि एक जो मानव संसाधन जितना उत्कृष्ट होगा उतना ही अधिक देश के विकास में क्या करेगा, वह अपना योगदान देगा।
यहाँ संसाधन के रूप में लोग जो अध्याय हमारा है उसमें हम देखते क्या है कि संसाधन के रूप में जो लोग हैं, अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करता है। मतलब यहाँ एक वर्ड आया हमारा जनसंख्या। जनसंख्या पॉपुलेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और चीन जैसे देशों में जनसंख्या बहुत अधिक है, तो जनसंख्या अधिक रहने से कई तरह की समस्याएं भी खड़ी होती है। उस देश के जो संसाधन होते हैं उस पर दबाव पड़ता है, संसाधन पर किल्लत होती है, कमी होने लगती है। तो इसमें अगर एक तरह से देखा जाए तो जनसंख्या दायित्व है, लेकिन अगर इसी जनसंख्या को हम संसाधन बना दें तो वही जनसंख्या सिर्फ दायित्व नहीं, हमारे लिए परिसंपत्ति बन जाती है, हमारे देश के लिए परिसंपत्ति बन जाती है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि मान लीजिए एक पिता के 4 बेटे हैं और वह जो पिता है अपने चारों जो बेटे हैं उनके पढ़ाई पर, उनके परवरिश पर, उनके देख रेख पर अच्छा खासा पैसा वो खर्च करते हैं। और वर्तमान में जो उनके चारों बेटे हैं वो एक बहुत बड़े कंपनी में अभी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनकी जो उस परिवार की आय है वो कई गुना बढ़ गई। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में जो जनसंख्या है, ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं संसाधन के रूप में लोग, तो ये जो अध्याय है हमें जनसंख्या के विषय में एक नया नज़रिया देता है। वह नज़रिया क्या है कि जनसंख्या जो है वह किसी भी देश के लिए सिर्फ दायित्व नहीं है बल्कि एक परिसंपत्ति भी है। और अगर देखा जाए तो हमारे देश में जितने भी लोग हैं, तो अगर खाने वाले लोग हैं तो काम करने वाले भी लोग हैं, लोग सिर्फ खाते नहीं हैं। तो इसलिए हमारे देश की जो जनसंख्या है किसी भी देश के लिए, तो ये ज़रूरी है कि उस देश की जो जनसंख्या है वह दायित्व नहीं बल्कि परिसंपत्ति होनी चाहिए। और किसी भी देश की जनसंख्या दायित्व नहीं बल्कि परिसंपत्ति कब बनेगी? तो जब उस देश की जनसंख्या पर शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा इत्यादि पर जब खर्च किया जाता है तो वही मानव संसाधन हमारा बन जाता है, वह मानव पूंजी बन जाता है। वास्तव में मानव पूंजी जो है कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मतलब जो मानव है उसमें ज्ञान का स्टॉक है, कौशल का स्टॉक है, और इसका उपयोग करके किसी भी देश की उत्पादन को बहुत आगे ले जाया जा सकता है, किसी भी देश को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और सरकार क्षमताओं के संदर्भ में किसी भी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का यह एक तरीका है। और उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर अगर विचार करना है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में योगदान की क्षमता पर यह बल देता है। और साथ ही दूसरे संसाधनों की भांति ही हमारा जो जनसंख्या है वह भी एक संसाधन है, मानव संसाधन। अगर मानव संसाधन को देखा जाए तो यह भी एक अवसर की तरह है, और अगर कोई देश इस अवसर का लाभ उठाता है तो वह देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। मान लीजिए अगर किसी देश की जनसंख्या अगर 50 करोड़ है, या मान लीजिए अगर वह 1 करोड़ है, तो वह जनसंख्या जो है अगर देश के विकास में 1-1 रुपया का अगर भी योगदान दे तो सोच लीजिए उस देश की जो राष्ट्रीय आय वह कितना बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक सवाल यह भी है कि जितनी भी हमारे देश में जनसंख्या है तो उसके पास 1-1 रुपया होनी भी चाहिए देने के लिए। तो देश की ये जिम्मेवारी बनती है कि अपने देश की जनसंख्या को इस योग्य बनाए कि कम से कम 1-1 रुपया के योग्य देने के योग्य वो बन सके। और इसमें खैर बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमारे देश की सरकार को करना पड़ता है। जैसे सभी को, मतलब 100% सभी को शिक्षित करना,
एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2011 का जो जनगणना था उसमें जो साक्षरता का परसेंटेज हमारे देश में था वो 74% लगभग था। मतलब 100 में 74 शिक्षित थे और जो 26 है वो अशिक्षित। तो इस तरह सभी को शिक्षित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती हमारे सरकार के सामने यह आती है कि शिक्षित तो कर दिया जाए, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लोगों का। और अगर शिक्षा दे दिया जाए, क्वालिटी एजुकेशन दे दिया जाए, तो इसके साथ ही रोज़गार भी लोगों को देना होगा। तो बच्चों, आज के क्लास में हम यहीं तक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।